अच्छा भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली थी, हमने देख लिया था। मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो है वो 5 डिफरेंट सीरीज हैं। सबसे पहली सीरीज जो हमारे पास थी उसका नाम था लेमन। जो दूसरी सीरीज हमारे पास थी उसका नाम था बामर। तीसरी सीरीज जो हमारे पास थी उसका नाम था पैशन। फिर उसके बाद हमारे पास चौथी सीरीज जो थी उस चौथी सीरीज का नाम हमारे पास था ब्रैकेट। और फिर मिलाकर पांचवी सीरीज जो हमारे पास थी उसका नाम था पी फंड सीरीज। ये हमारे पास टोटल 5 सीरीज थी बेटा, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा देखो, इन तमाम सीरीज के अंदर जो है वो एक चीज बड़ी आपको जहन में रखनी है। एक मिनट मुझे दीजिए। इन 5 सीरीज के अंदर आपको एक चीज बड़ी जहन में रखनी है कि ये पांचों सीरीज हैं क्या। बेसिकली देखो, हमारे पास एटम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में जब आएगा, तो आने की सूरत में ये बात लाजिम है कि वो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। ऐसा होता है या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या जानते हैं आप इस बात को? जी सर। ऐसे ही होगा बिल्कुल कि वो एक हायर ऐसा ऑर्बिट से होता है। लोअर ऑर्बिट की जानिब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अच्छा, जब वो हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, तो भले किसी भी ऑर्बिट से, भले सातवें से छठे, सातवें से पांचवें में आ रहा हो, सातवें से तीसरे में आ रहा हो, या दूसरे से पहले में आ रहा हो, किसी में भी आ रहा हो, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैं इस वक्त ये जुमले कह रहा हूँ ना, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं, इनको बड़ा गौर से आपने समझना है। मैं स्टार्ट से बात को रिपीट कर दूं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। तो ये बात लाजिम है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, तो जंप करने की सूरत में वो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि दीज आर द एनर्जी लेवल्स ना। नील बोहर ने यही तो बताया था कि ये सारे क्या हैं, ये सब एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी स्टेट्स हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं। हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी का अमाउंट है। हमने यहाँ पे भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात की थी हमने इस एंगल पे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी, यानी कि ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जा रही थी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की जानिब जंप करता है, तो ये उस पर लाजिम हो जाता है, ये बात लाजिम है उस इलेक्ट्रॉन पे कि जब वो जंप कर रहा है तो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसे हम रेडिएशन कहेंगे। अच्छा, ये जो रेडिएशन होती है ये लाइट की फॉर्म में होती है। ये रेडिएशन कैसे होती है? लाइट की फॉर्म में होती है। लाइट बेसिकली क्या है? लाइट के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम फोटोन कहते हैं। लाइट के अंदर भी पार्टिकल्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। खैर, तो ये एनर्जी रेडिएट होगा। अब ये एनर्जी बाहर निकली है तो लाजमी सी बात है कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इसके आगे एक जो है वो स्पेक्ट्रल शीट लगाएंगे जिसके ऊपर स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। सही, स्पेक्ट्रल लाइंस जिसके ऊपर जनरेट होंगी, थिन फिल्म जिसे हम कहते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो लाइट पड़ेगी। अच्छा, क्या ये लाइट हमारे लिए विजिबल है या नहीं है? ये जो लाइट आ रही है इसकी वेव लेंथ या वेव नंबर क्या है, बेसिकली हमें इस चीज के बारे में जानना है। तो ये तमाम नॉलेज हासिल करने के लिए हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हमने कहा वी डैश बराबर होता है आर ऑफ एच इक्वल्स टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। तो क्या सर ये लेमन के लिए? नहीं, यही बामल के अंदर भी लगेगा। यही पैशन के अंदर भी लगेगा। आर ऑफ एच क्या है यहाँ पे? आर एच क्या है? कोई नाम बताएगा मुझे उसका, आर एच का? आर एच का नाम क्या है भाई? Rydberg constant. रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या वैल्यू है इसकी? Z2 square
4 नहीं 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 5 नहीं 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 नहीं, वैल्यू पूछ रहा हूँ। 109.678 109.678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये पूछ रहा था मैं। यही फॉर्मूला लगेगा सब में, सब के लिए यही फॉर्मूला है, सब में हम वेव नंबर मालूम कर लेंगे इस तरीके से। अब सवाल ये है कि सर सब में n1 n2 क्या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, तो आइए इस चीज को भी हम लिख लेते हैं अपने पास। भाई जो लेमन होगा उसके अंदर n1 लाजिम है कि 1 होगा, और n2 क्या होगा 2 3 4 एंड सो ऑन। बामर दूसरे नंबर की सीरीज है तो इसके अंदर n1 क्या होगा 2 और n2 क्या होगा, वो होगा 3 4 5 एंड सो ऑन। पैशन तीसरे नंबर की सीरीज है तो इसके अंदर n1 क्या होगा 3 हो जाएगा, और n2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 5 6 एंड सो ऑन। अब ब्रैकेट चौथे नंबर की सीरीज है तो इसके अंदर n1 क्या होगा 4 हो जाएगा, और n2 जो है वो क्या हो जाएगा 5 से 5 स्टार्ट हो जाएगा। 6 7। सही है। पी फ्रंट जो है वो कौन से पांचवें नंबर की सीरीज है तो इसमें n1 क्या हो जाएगा 5 से स्टार्ट 5 होगा, 5 है, और वही n2 6 जो से है स्टार्ट हो वो जाएगा इनटू। दैट्स गुड 6 और 7 हमारे पास 6 है, हम आगे डॉट्स लगा देंगे। अब आप एक बात समझ लीजिए, कभी आपसे कोई ये पूछे, अच्छा मैं एक बात और बता दूं, ये हमारा कौन सा रीजन था, ये हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन था। मैं लिख दूं यहां पर इसके लिए, यह हमारा यूवी रीजन है, बामर सीरीज हमारा विजिबल रीजन है, और ये तीनों कौन सा रीजन थी, वो अल्ट्रा वायलेट हो गया, फिर ये विजिबल हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास ये तीनों कौन से में आएंगी infrared इंफ्रारेड में आ जाएंगे। दैट्स गुड, तो हमने लिख के दिखा दिया आई आर रीजन। फिर अगर मैं ब्रैकेट में बात करूं तो ये भी आई आर रीजन, ये भी आई आर रीजन हो जाएगा। बात यहां तक आप मेरी समझ गए। कभी आपसे कोई कहे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, जंप करके वो छठे ऑर्बिट से कूदा, और कूदा है वो तीसरे ऑर्बिट में, तो क्या ये लाइट हमें नजर आएगी, उसने जो कूदते वक्त अपने अंदर से एनर्जी रिलीज की है, तो क्या वो लाइट हमें नजर आएगी, no sir नहीं आएगी, क्योंकि वो इंफ्रारेड, आपको बिल्कुल फौरन याद हो जाना चाहिए कि इंफ्रारेड रीजन होगा। अच्छा वो कहे कि यार इसका वेव नंबर कैसे निकलेगा लाइट का, आप कहेंगे अभी बता देते हैं। बिल्कुल, आपने ये फॉर्मूला लगाया, भाई कौन से ऑर्बिट में कूदा था, तीसरे ऑर्बिट में, इसका मतलब फैशन सीरीज है n13 आ गया। कौन से ऑर्बिट से आया था, भाई छठे ऑर्बिट से आया था, आपने n26 लगा दिया, फॉर्मूला अप्लाई करा, 109.678 लगाया, आंसर निकाल लिया। कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं no आई? sir clear है बात यहाँ तक आपको मेरी सारी समझ सर में? अल्ट्रावायलेट भी विजिबल नहीं होती ना? अल्ट्रावायलेट भी हमें नजर नहीं आती। हमारे पास विजिबल रीजन नाम देने का मतलब यही है ना कि भाई ये सिर्फ एक गरीब यही वाला रीजन है जो हमें नजर आता है। बात समझ, मतलब हम अपनी आम आंख से देख नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड को। इसके लिए आपको जो है वो दीगर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन रीजन्स सर की लाइट n2 को। की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी जा सकती हैं? ऑर्बिट्स पे है ना, ऑर्बिट्स पे नॉर्मली हम 7 ऑर्बिट तक बात करते हैं। नॉर्मली जो हम बात करते हैं, आपने देखा हो, मैंने आपको बताया था स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स के अंदर हम इनको नाम देते हैं KLMNO, P और Q। Q से आगे नहीं गया मैंने कहा भाई Q भी होता है, आप अक्सर जो है वो जगहों पे KLMNO तक पढ़ते हैं। 9th क्लास तक तो बच्चों को जो बताया जाता है वो होता है KLMN, N 4 बताए जाते हैं, 4। फिर उसके बाद जो है वो O और P भी आता है, फिर बिलाखिर पता चलता है कि Q भी है, क्योंकि हमारे पास 7 पीरियड्स हैं तो 7 ऑर्बिट्स हमारे पास हम कंसिडर
करते हैं। बात यहाँ तक समझ में आती है? तो 7 सर। तक प्रोबेबली हम जाने की बात रखते हैं इसके अंदर। समझ लीजिए कि यहाँ पर आके कंप्लीटली इस मुकाम पर आकर नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल ख़त्म हुआ। मैं सबसे पहले नील बोहर का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको। नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, नील बोहर साहब का नाम सबसे पहले कहाँ आया हमारे पास? उन्होंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में गलतियाँ निकाली। फिर नील बोहर साहब का मामला कहाँ हमें नज़र आए? हमने देखा कि भाई नील बोहर साहब ने जो है वो गलतियाँ निकालने के बाद एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसका नाम नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल था। हमने नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने जो है वो नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल की लेकनेस पढ़ी कि कहाँ कहाँ लेक कर गया नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल ना। और फिर उसके बाद हमने उसके एडवांटेजेस के बाद नील बोहर ने फ़ायदा क्या दिया इस ये जो नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, हमने इससे रेडियस कैलकुलेट करना सीखा। हमने एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट देखा। फिर हमने जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन देखा। फिर उसके बाद हमने आखिर में बिल आखिर हमने वेव नंबर देखा। और फिर उसके बाद वेव नंबर के अंदर हमने 5 सीरीज़ भी देख ली कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं हाइड्रोजन में। ये सारी चीज़ें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा जिसके दम का ज़हूरा है वो है हाइड्रोजन। बात समझते हैं आप मेरी? ये सारा का सारा मामला हाइड्रोजन के दम का ज़हूरा है भाई, सारा का सारा मामला। बिल्कुल, बात समझते हैं आप मेरी? यस सर। अच्छा, जी सर, क्लियर है। क्लियर हो गया, बिल्कुल। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे की जानिब चलते हैं। अच्छा, नील बोहर साहब का जो ये सारा मामला था, मैं बोर्ड रब कर दूं? यस सर। यस सर। नील बोहर साहब ने ये जो पूरी कहानी हमें इतनी लंबी चौड़ी सुनाई, आपको मैं याद दिलाऊं कि नील बोहर ने हम जब रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे तो बल्कि रेडियस कैलकुलेशन से नहीं, जब हम नील बोहर के पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे उसी के अंदर हमारे पास जो है था वो आखिरी भी था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है आपको? नहीं याद? एंगुलर मोमेंटम का जिक्र किया गया यस था। सर। क्या थी वो वैल्यू? MVR MVR इक्वल्स is टू equals to NH NH 2 pi. अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई वो वैल्यू थी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं इस वक्त सिर्फ एक अपने एक सजेशन आपके सामने रख रहा हूँ, फिर हम एक थ्योरी और एक हम जो है वो प्रिंसिपल की जानिब चलेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि नील बोहर ने, हमने क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा था, तो क्या नील बोहर ने ये कहा है कि हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं? नील बोहर ने यही बातें बताई थी। हमने रेडियस में भी इस वैल्यू को पुट किया था, हमने उसके पोस्टुलेट्स में भी इस बारे में पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम हम इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करते हैं। इस पर हमारी एक जंग रही है, आप लोगों ने मुझसे डिस्कस किया कि सर ये MVR के आगे NH अपॉन 2 पाई और ZE स्क्वायर अपॉन R, इस तरह की बातें हम क्यों ले रहे हैं? ये तो एक अलग चीज़ होती है। हम फिजिक्स में जो पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इस तरह के मामलात में जो हम ZE स्क्वायर ले रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें नील बोहर ने हमें बताई। लेकिन उन तमाम बातों में ये जो एंगुलर मोमेंटम था, तो नील बोहर ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। ऐसी कहा नील बोहर ने या नहीं? यस सर। अच्छा, साथ ही साथ नील बोहर साहब ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि यार हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू द नील बोहर इट्स अ फिक्स सर्कुलर पाथवे, एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम किसका निकलता है? एक मूविंग बॉडी का निकलता है या स्टेशनरी बॉडी का निकलता है एंगुलर मोमेंटम? बताओ। स्टेशनरी बॉडी। एंगुलर मूविंग सर, मूविंग बॉडी में। मैं भी यही कह रहा सर मूविंग बॉडी। मैं भी यही कह रहा था बिल्कुल कि एकदम से स्टेशनरी आ गया, मैं घबरा गया। और इतने कॉन्फिडेंस है, मैं खुद घबरा गया। मैंने कहा उफ, शायद कोई नई डेफिनेशन तो नहीं आ गई, फिजिक्स तो हम पढ़ते ही नहीं है भाई। एंगुलर मोमेंटम निकलेगा मूविंग बॉडी का, एक बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, वहां पे हम उसका एंगुलर मोमेंटम के वो किस एंगल पे, बेसिकली मैं इसको वेलोसिटी के साथ अगर रिलेट कराऊं तो ये बात गलत नहीं होगी कि एक बॉडी चल रही है, वो जिस एंगल के ऊपर मूव कर रही है वहां से हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उसका मोमेंटम बेसिकली कैलकुलेट करना है, जो कि एक मल्टीपल होता है इंटीग्रल NH अपॉन 2 पाई का इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, इसी साथ साथ एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ नील बोहर ने यह भी कह दिया कि यार मैं ये भी बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन किस जगह है, पोजीशन, यानी कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ हो,
हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ हो। नील बॉहर ने 2 बातें कर दी जो कि बड़े नाजुक मामलात हो गए। 2 बातें नील बॉहर की ऐसी हुई जो बड़ी नाजुक हो गई। वो ये कि भाई नील बॉहर ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, हम इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आया मेरी? ये हमें बात नील बॉहर ने कही। साथ साथ नील बॉहर ने कहा कि हम इसकी पोजीशन भी कैलकुलेट कर लेंगे कि ये किस जगह मौजूद है। ऑर्बिट का जिक्र किया गया है ना कि हम ऑर्बिट का नंबर मालूम कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन के। भाई इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, या इस ऑर्बिट में, या इस ऑर्बिट में, ये मालूम कर सकते हैं ना, ये नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। आवाज आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? क्लियर है सर। सर बीच बीच में हो रहा है। हाँ वो मुझे भी लग रहा है, असल में सामने कभी कभी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। पता नहीं काहे के लिए अनस्टेबल है। पूरा दिन तो हम फेसबुक यूज़ करते हैं, उसमें अनस्टेबल नहीं होता यार, अभी हो जाता है। चलो खैर, मैंने आपके सामने 2 सर्कल्स बना दी। मैं सेम साइज कर दूं, एक जो है वो जरा आई थिंक दे आर इन द सेम लाइन, अगर शायद मैं गलती नहीं कर रहा। मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों डॉट्स के ऊपर एक साथ फोकस कर लो, क्या आप फोकस कर सकते हैं? नो सर। मैं कहूं इस पे फोकस कर लो, कर सकते हैं आप? यस सर। यस सर। जब मैं कह रहा हूं इस पे फोकस कर लो तो आपका उस पर फोकस है ही नहीं, यस ऐसी है। सर। तो यानी कि उसकी अनसर्टेनिटी है ना, आप उसके बारे में जान ही नहीं पा रहे, उस चीज के बारे में जान ही नहीं पा रहे। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट घूमना शुरू कर दो उस वक्त में जब आप नहीं देख रहे। माइक बंद कर लो, किसी का माइक खुला हुआ है, सुमैया। मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, इसकी मूवमेंट पे फोकस करो, आप देख रहे हैं एट दिस राइट दिस मोमेंट। अब आप जब इसे फोकस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इसकी मूवमेंट को छोड़ दें, इस पर ऑब्जर्वेशन ना हो, तो यहां पे आपके पास ऑब्जर्वेशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। भाई मैं यस सर। मिसाल के जी तौर सर। पे मैं एक एज एन ऑब्जर्वर इस चीज को देख रहा हूं, मैं आपके साथ एज एन ऑब्जर्वर इस चीज को देख रहा हूं। मैंने कहा कि यार उसको फोकस कर रहा हूं मैं इस वक्त, उस वाले डॉट को मैं उसे फोकस कर रहा हूं, और फोकस करते करते जब मैं उधर ही देख रहा हूं तो मेरी इस जानिब अटेंशन नहीं है ना, तो क्या मैं इसको नोटिस कर सकता हूं कंप्लीटली? नो सर। तो अगर मैं इस चीज के बारे में कोई कैलकुलेशन करूंगा तो देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ मेजर पॉसिबिलिटी दैट आई विल गेट लेस एक्यूरेसी। मेरे पास एक्यूरेसी ना हो इसकी कैलकुलेशन में, इसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट हो सकती है, ऐसी है। जी सर। जी सर। अच्छा यस सर। अब अगर मैं ये करता हूं, अब अगर मैं ये करता हूं कि मैं कहता हूं यार मैं इस सर्किल पे फोकस कर रहा हूं, मैं यहां फोकस कर रहा हूं, तो अब जब मैं यहां फोकस कर रहा हूं तो मैं इसके बारे में 110% सही एक्यूरेसी से बात कर सकता हूं। लेकिन जब मैं इस पे एक्यूरेसी से बात कर रहा हूं तो मेरी यहां पे एक्यूरेसी हो सकती है क्या इस डॉट पे? नो सर। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि हम एक तो साथ सर 2 चीजों पर फोकस नहीं कर पाते। ये चीज हर जगह है, ये चीज हर जगह है, ये हर फिनोमेना में है। हम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर पाते, ये एक मसाइल की बात है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये एक मसाइल की बात है। इस चीज के ऊपर एक पूरा लॉ दे दिया गया, एक पूरा प्रिंसिपल दे दिया गया, उसका नाम था हाइजेनबर्ग्स। हाइजेनबर्ग तो बड़ा मशहूर नाम है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया एक, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। अब ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पूरे कॉन्सेप्ट में यानी कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट में एक शख्स और आया, एक और कॉन्सेप्ट ऐड हुआ बेसिकली ना, नील बोर के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट ने अटैक किया। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? एक शख्स था जिनका नाम था डी बॉर्गलेस कॉन्सेप्ट। बेसिकली उनका नाम डी बॉर्गले था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो बताया जाता है कि भाई डी बॉर्गले कॉन्सेप्ट जो था, डी बॉर्गले कॉन्सेप्ट ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं है। डी बॉर्गले कॉन्सेप्ट क्या कहता था? दैट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव।
बात समझ में आती है या नहीं? यस सर। भाई डी बॉर्गले कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, लेकिन हमने अब तक इलेक्ट्रॉन को जाना किस शक्ल में, किस नाम से, किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को पहचाना है अभी तक? पार्टिकल। हमने एज अ पार्टिकल पहचाना है। तो अब अगर मैं बात करता हूं किसी वेव की, तो डी बॉर्गले कॉन्सेप्ट ने हमें ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन एक वेव है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वेव है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वेव ट्रैवल कर रही है, ये वेव की अगर यहाँ जैसे मैंने आपके सामने, आपने देखा मैंने कर्ल्स बनाए थे, सारे कर्ल्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई वेव है, तो वेव की तो वेलोसिटी मालूम नहीं कर सकते आप। अगर कोई वेव है तो ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम कर लें और उसकी उसी गिवन टाइम के अंदर, उसी पर्टिकुलर टाइम में आप उसकी वेलोसिटी मालूम कर लें। तो सर ऐसा क्यों हो गया भाई? ऐसा क्यों है? ये वेव है, इलेक्ट्रॉन है, हम इसको क्यों नहीं मालूम कर सकते? सर हमारे फिजिक्स की किताब में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि आपको जो है वो एक चीज मालूम करनी है। सवाल मैं पूरा सा आपको जरा समझाऊं कि एक बस है, वो एक पोजीशन पे खड़ी हुई है, इनिशियल वो जीरो है, वो जो है वो स्टार्ट होती है, एक्सेलरेशन उसकी स्टार्ट होती है, वो इतने मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है और वो इतनी स्पीड के साथ भागती हुई जा रही है। वो कह रहे हैं इतना टाइम गुजरने के बाद, इतने टाइम पीरियड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। वो कहते हैं इतना टाइम गुजरने के बाद बताओ वो कहाँ खड़ी होगी और किसी स्पीड से चल रही होगी। तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता? इस तरह के सवाल होते हैं या नहीं होते फिजिक्स में? मुझे बताओ सिंपली। जी सर होते हैं। और आप कैलकुलेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई आंसर ही नहीं, सर ये तो एरर है, इसमें सवाल ही गलत है। ऐसा ऐसा होता है ना कि भाई एक बस चल स्टार्ट होने वाली जी है, सर बस हम स्टार्ट कैलकुलेट करते हुई हैं। और जो है वो इतनी देर में यहाँ पहुंच गई, इतना टाइम गुजरा यहाँ तक पहुंचने में, कांस्टेंट स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ चल रही है। बताओ इतनी देर के बाद, इतना टाइम गुजरने के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी और किस स्पीड से चलेगी। ये आप कैलकुलेट करते हैं। वो बस है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या बस और इलेक्ट्रॉन सेम है? नो सर। अगर मैं वेव नेचर हटा दूं, मैं डी बोर्गलेस कॉन्सेप्ट को हटा देता हूं, मैं बात करता हूं सिर्फ पार्टिकल पे, एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन और बस को मैं सेम कंसिडर कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते भाई? वजह यह है कि बस एक मटेरियल है, इट्स अ जायंट मटेरियल, हमारी दुनिया पर मौजूद है, हमारी दुनिया पर मौजूद है, दुनिया पर मौजूद है। और इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद है। उस बस को बनाने के लिए खरबों अरबों से भी ज्यादा एटम्स लगे और उस एक एक एटम के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कितने लेवल्स उतर कर मैं नीचे आया। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि आप उसे पकड़ कर लेकर आए आपने अमेजोन से ऑर्डर करके इलेक्ट्रॉन मंगा लिया और वो इलेक्ट्रॉन आ गया और आपने उसे फेंक के देखा कितनी तेज ट्रेवल कर रहा है, देखो चेक करो, चेक करो कितनी। ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के भी अंदर मौजूद है, बहुत छोटा पार्टिकल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एटॉमिक लेवल के ऊपर ऑब्जर्वेशंस नहीं होती हैं, एटॉमिक लेवल के ऊपर ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लेकिन ये बहुत छोटा पार्टिकल है। तो हम इसमें कंसिडर ही नहीं कर सकते इस बात को कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट की साइमल्टेनियसली दो चीजें कैलकुलेट कर लो। आप ये भी कह दो कि ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मैं ये भी बता सकता हूं, और मैं ये भी बता सकता हूं कि इसका ऑब्जेक्ट यहां है। तो आप साइमल्टेनियसली दो चीजें इलेक्ट्रॉन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो पहली बात तो मैं वापस डी बॉगले को लेकर आता हूं फिल्म में। डी बॉगले साहब ने क्या कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपके पास क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन एक वेव है। हमने अब तक जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। तो पता चला कि भाई ये जो वेव्स थी ना, इन्हीं के अंदर तो पार्टिकल था, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है? कैसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन? वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, लेकिन उन वेव्स के अंदर क्या है? पार्टिकल ही तो मौजूद है। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन हैज अ पार्टिकुलेट नेचर, यानी कि पार्टिकल का नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। बात यहां तक समझ में आती है? जी सर। इलेक्ट्रॉन का यस पार्टिकुलेट सर। नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन का ही वेव नेचर भी है। बात समझ में आती है? जी सर। अब अगर कोई वेव किसी पर्टिकुलर रीजन में एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है, चल रही है, तो ये तो लाजिम, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन और टू मेजर द एग्जैक्ट वेलोसिटी।
या मोमेंटम ऑफ दैट वेव, हम नहीं कर सकते। या तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैंने मालूम कर ली पोजीशन, मैं अपनी सारी फिक्रो यार के जितने घोड़े हैं मैं उन सबको यहां लगा दूंगा पोजीशन पे, या मैं कह दूं कि मैंने मालूम कर लिया मोमेंटम। बात समझ रहे हैं? तो बात फिर वही वाली है, बात फिर वही वाली है कि अगर मैं अपना 100% फोकस लगाता हूं मोमेंटम पे, तो क्या मैं सही पोजीशन कैलकुलेट कर सकता हूं? नो बताइए। सर। अगर मैं अपना 100% नो फोकस सर। लगाता हूं पोजीशन पे, तो क्या मैं सही मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं? नो सर। नो सर। बात सिंपल सी है, हम एक साथ दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बताता है कि हम एक साथ दो चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आओ जरा इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लिखिए जल्दी से। स्टार्ट करूं? सर हेडिंग है कोई? ऊपर इतनी बड़ी हेडिंग डाली तो है बेटे, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी नहीं प्रिंसिपल। सर, सब हेडिंग। नहीं सब नहीं, हेडिंग। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ब्रैकेट में इसके साथ एयर लिख लेना याद दहानी के लिए। 1927 में ये मामला दिया गया था। सर सर बुक पे कुछ और लिखा हुआ है। क्या? 9.5। 1920? 5। अच्छा, मेरे जहन में 1927 आ रहा है भाई। चलो इस एयर पे हम बात कर लेते हैं, इस एयर पे हम देख सर लेंगे। 1925 लिखे। अच्छा 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 भाई। सर पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं मेरे तो जहन में 1927 आ रहा है। किताब अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक पीछे कहीं पड़ी होगी मेरे पास, मुझे नजर नहीं आ रही है फिलहाल। चलो एयर में कंफर्म कर दूंगा। हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, आ जाओ स्टेटमेंट लिखें। लिखिए, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to measure, it is impossible to measure simultaneously, it is impossible to measure simultaneously the exact position, it is impossible to measure simultaneously the exact position and the velocity and the सर पोजीशन के बाद क्या है? velocity ब्रैकेट में लिखो और मोमेंटम it is impossible to measure simultaneously the exact position and velocity ब्रैकेट में आएगा और मोमेंटम of an atomic particle, of an atomic particle, of an atomic particle like electron, of an atomic particle like electron. लिख लिया सबने? यस सर। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई, लिखने के बाद और ज्यादा। यस सर। चलो हेडिंग डाल दो इसकी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, वो भी लिख लेते हैं। उसका एक जुमला है वो लिखें, फिर उसके बाद उसको समझ लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग डाल दीजिए। स्टार्ट करते हैं, लिखिए। द प्रोडक्ट ऑफ
the product of the uncertainty in position and uncertainty in momentum. The product of the uncertainty in position and the uncertainty in momentum is approximately equals to h upon 2 pi. Is approximately equals to h upon 2 pi. Uncertainty of position equals to delta x, or uncertainty in momentum equals to delta p. इक्वेशन क्या ड्राइव हुई इससे? इक्वेशन बनी भाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर होगा h अपॉन 2 पाई के। यहां पे कोई मुझे बताएगा h क्या चीज है? बताएगा h क्या चीज है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है h हमारे पास, और 2 नंबर पाए 3.142 आ जाएगा। इन वैल्यूज को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो होगा इसके बराबर, यानी कि दोनों साइड्स को बराबर आना है। यहां तक आपने लिख लिया। अब ये क्या सीन क्या है, इसमें क्या बात बताई जा रही है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहां पर कुछ भी वैल्यू आती है, सामने वाली वैल्यू को इसके बराबर आना है। अगर अनसर्टेनिटी मतलब लेस एक्यूरेसी, यानी कि हमने गलत मालूम की है चीज ना, हम ये समझते हैं कि हाँ यार ये गलत हो सकता है। हमारा जो शक है, बात समझ रहे हैं मेरी, कि हमने जो गलती करी है, लेस एक्यूरेसी जो है, उसे हम अनसर्टेनिटी का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, कि हमारी पोजीशन हमें सही नहीं पता। अगर हमें सही पता है, मैंने कहा कि यार मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो मैं 100% अच्छा नहीं हूं, 99 होऊंगा। अगर पूरी दुनिया ये बात गा रही है कि यार नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है, तो मतलब 99% अच्छा होऊंगा, 1% तो मैं भी बुरा होऊंगा ना कुछ तो बचेगा पीछे। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? यस सर। जी सर। अगर सब ये कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, तो यानी कि बुरा तो है लेकिन कुछ तो अच्छा होगा, थोड़ा बहुत अच्छा होगा। लोग कह रहे हैं हाँ 70% तो ये बुरा, भाई 30% तो अच्छा है। बुराई का एक फैक्टर और अच्छाई का एक फैक्टर है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या है कि भाई मैंने लेस एक्यूरेसी से नापी है पोजीशन, तो यानी कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू बड़ी है। ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता, पोजीशन गलत हो सकती है, पोजीशन सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है, तो वो अनसर्टेन है। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरी, पॉइंट जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं आपको? जी सर। मैंने कहा मुझे पोजीशन सही नहीं पता, इट्स नॉट 100% एक्यूरेट पोजीशन, तो इसका मतलब इट इज अनसर्टेन, तो अनसर्टेनिटी में आ जाएगी वो वैल्यू। अगर मैं कहता हूं मुझे मोमेंटम सही नहीं पता, तो ये अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम कहलाएगी। अगर मैं कहता हूं मुझे पोजीशन अच्छे से पता है, तो ये लाजिम है कि मैं मोमेंटम सही कैलकुलेट नहीं कर पाया। ऐसा ही है या गलत कह रहा हूं मैं? हाइजेनबर्ग साहब ने यही बताया हमें,
जी सर। हाइजेनबर्ग ने कहा अगर तुम पोजीशन सही से मालूम करोगे, यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन छोटी वैल्यू है, तो लाजिम है कि मोमेंटम में बहुत गलतियां की होंगी, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम बड़ी वैल्यू होगी। अगर तुम कहते हो मैंने मोमेंटम को अच्छे से गौर और फिक्र के साथ नापा है, मालूम किया है, कैलकुलेट किया है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम होगी। लेकिन जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू कम होगी, यानी कि मोमेंटम की कैलकुलेशन में फ्लॉज, मोमेंटम की कैलकुलेशन में जो गलतियां हैं वो कम होंगी, मोमेंटम की कैलकुलेशन बेहतरीन होगी, यानी कि अनसर्टेनिटी कम होगी, तो लाजिम है कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। बात यहां तक समझ में आई? इन दोनों का मल्टीपल ही इस वैल्यू के बराबर आएगा। बात यहां तक आपको जी मेरी सर, समझ में क्लियर आई? है। यस सर, क्लियर और है। बाकी सबके क्या यस मसाइल हैं? सर, बाकी क्लियर सबको है। समझ में आ गई बात? दैट्स गुड। अब हमने क्या कंक्लूजन हासिल करा हाइजेनबर्ग साहब से, मैं वो भी एक बार जरा डिस्कस करता चलूं। उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी कि आप एग्जैक्ट पोजीशन मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की फौरन से? नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, ये पंखा इस वक्त मेरे घर में ऊपर जो कमरे में पंखा लगा हुआ है, ये रुका हुआ है, मैं इसकी पंखड़ी में से इस पंखड़ी को देख रहा हूं, क्या समझते हैं आप? मैं बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर सकता हूँ कि यार ये इस पे एक डॉट लगा हुआ है, ये निशान लगा हुआ है, ये बिल्कुल मैं एक्यूरेट नाप सकता हूँ ना निशान यहाँ पे इस वक्त, ऐसी है? क्यों नाप सकता हूँ? मैं यस सर, बताएगा क्यों नाप सकता हूँ मैं? क्योंकि आपका फोकस उधर है। नहीं, क्योंकि ये पंखा रेस्ट पे है। अगर ये पंखा चल रहा होता है, जब ये पंखा चल रहा होता है, जब ये पंखा चल रहा होता है तो बड़ा टफ होता है यार, वो पॉइंट निकल गया, वो बहुत तेजी से घूम रहा है, आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ऐसा होता है ना? आपने जो बात कही कि सर आपका फोकस उधर है, आपको लगा शायद पंखा चल रहा है, तो पंखा चल नहीं रहा है। पंखा जब चल रहा होता है तो हमें बहुत सारी चीजों को पर से फोकस हटा के हमें उसी पंखे की जानिब देखना पड़ता है, तो घूमते हुए एक पंखड़ी हमें नजर आती है, हम बहुत फोकस करते हैं, फिर वो एकदम से निकल जाती है आंखों से। ऐसा होता है या मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही है जी सर, होता होता है। है सर। तो हमें एक जानिब अपनी जो है वो कंसंट्रेशन लगानी पड़ती है। जो पॉइंट है मैं उसको डिफाइन करता हूँ, मीटिंग जरा रीज्वाइन कर लेते हैं, आ जाओ।